डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वायुदाब यानी एयर प्रेशर के बारे में। सबसे पहले वायुदाब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और इस वायुमंडल का जो भार होता है वो पृथ्वी के धरातल पर अपना दबाव डालता है। तो इसे ही हम वायुमंडलीय दाब या वायुदाब कहते हैं। अर्थात प्रति इकाई क्षेत्र पर पृथ्वी पर प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले वायु के भार के दाब को वायुदाब की श्रेणी में रखा जाता है। सागर या स्थल का जो प्रति इकाई क्षेत्र होता है उस पर वायु का भार पड़ता है, इसी को हम वायुदाब कहते हैं। वायुदाब का अध्ययन सबसे पहले ऑटो पॉन गैरिक नामक विद्वान ने किया था। इसको मापने के लिए बैरोमीटर, फोर्टीन बैरोमीटर, नीद्रव बैरोमीटर या साधारण वायुदाब मापी का प्रयोग किया जाता है। इसको मापने की इकाई है मिलीबार, पास्कल या किलोपास्कल। समुद्र तल पर अगर हम पृथ्वी के औसत वायुदाब की बात करें तो ये 1013.25 मिलीबार प्रति किलो पास्कल होता है। धरातल से ऊपर जाने पर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की दर से वायुदाब जो होता है वो घटता जाता है। हमेशा जो पवनें होती हैं वो भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब होता है वहाँ से पवन का चलना स्टार्ट होता है और निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर ये बढ़ती हैं। वायुदाब को निकालने का या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है PA1/T। इसमें P का मतलब है दाब, T का मतलब तापमान और A का मतलब समानुपाती। तो सबसे अधिक अगर हम वायुदाब की बात करें तो संसार में सबसे अधिक वायुदाब इर्कुटस्क नामक स्थान पर है जो कि साइबेरिया में स्थित है और ये है 1075.2 मिलीबार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की दर से तापमान गिरता है तो इसे ताप पतन दर कहते हैं। अब बात करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। हवा के तापमान, अगर हम वायुदाब में कारकों में बात करें तो सबसे पहले आता है तापमान। हवा के तापमान और जो मौजूदा दबाव होता है उसके बीच बहुत ही करीबी संबंध होता है। उच्च तापमान हवा का जो फैलाव होता है यानी ये हवा का विस्तार करता है, उसे फैलने में मदद करता है और इससे निम्न दबाव बढ़ता जाता है। जबकि निचला तापमान हवा को अनुबंधित करता है जो कि कम मात्रा में होता है और इससे वायु जो होती है वो सघन होती है। इसके कारण जो उच्च दबाव होता है उसका परिणाम हमारे सामने आता है। इसलिए हवा के तापमान और इसके दबाव के बीच में एक विपरीत संबंध होता है। अर्थात तापमान जितना अधिक होगा वायुदाब उतना ही कम होगा और अगर तापमान जो है वो कम होगा तो वायुदाब जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट आता है ऊंचाई। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडलीय गैसों का जो निचला स्तर होता है वो ऊपरी स्तर की तुलना में अधिक संकुचित होता है। ऊपरी परतें निचली परतों पर आराम कर रही हुई सी प्रतीत होती हैं, इसलिए वो उन पर अधिक दबाव डालती हैं। लेकिन जो ऊपरी स्तर होता है वहाँ पर ऊपरी वायु का द्रव्यमान बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो बहुत ही कम मात्रा में संकुचित होती हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ऊंचाई पर जो पवनें होती हैं यानी ऊंचाई पर जो वायु का भार रहता है वो निचली जो पवन रहती है या निचली जो वायु रहती है उस पर अपना दबाव बनाए रखती है। तो ये जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हर स्थान पर भिन्न होता है और बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो इसको अलग अलग आधारों पर प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी कि ऊंचाई, तो ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो जैसे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो ऊंचाई के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। जैसे हम वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायुदाब घटता है। यही कारण होता है कि जो वायुदाब होता है वो समुद्र तल पर सबसे अधिक रहता है। प्रारंभ में जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब धीमी गति से गिरता है, लेकिन ऊंचाई पर वायुदाब बहुत अधिक ऊंचाई पर जो वायुदाब होता है वो बहुत अधिक तेज़ी से जो है वो गिरता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब घटता है और तापमान का मैंने आपको बताया कि तापमान के साथ में इसका उल्टा संबंध होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है जलवाष्प। जलवाष्प जो होती है वो हवा की तुलना में हल्की होती है, इसलिए हवा में जलवाष्प के अलावा हवा का दबाव जो होता है वो कम हो जाता है। शुष्क हवा नम हवा से भारी होती है तो वायु के दबाव में गिरावट के लिए जलवाष्प के कणों में वृद्धि, जबकि इसके कम होने से दबाव में वृद्धि होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जलवाष्प के कण जब ज़्यादा होंगे तो वायु का दबाव कम होगा और जलवाष्प कम होंगे तो वायु का दबाव अधिक होगा। नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी का वातावरण इसके साथ हमेशा बरकरार रहता है।
या फिर गिर जाता है। तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके केंद्र से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की सतह या समुद्र तल के पास की हवा ऊपरी हवा की तुलना में अधिक दबाव डालती है। तो इसीलिए जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो ध्रुवीय ध्रुवों पर समुद्र तल पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। अगला आता है पृथ्वी का घूर्णन, अर्थात पृथ्वी की जो गति होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे कि हवा जो होती है वो अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती है। इसके कारण हवा को बाहर की ओर फेंकने और बाहर की ओर फैलने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। तो जो घूमती हुई पृथ्वी होती है वो हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो इससे जो दबाव का अनुपात होता है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्द्रता। आर्द्रता युक्त वायु यानी जिसमें आर्द्रता होगी वायु में, वो कैसी होती है? हल्की होती है। अतः वायु में जितनी जलवाष्प या नमी उपस्थित होती है वायु उतनी ही हल्की होगी और उसका दबाव भी कम होगा। शुष्क वायु में आर्द्र वायु की तुलना में भार अधिक होता है। तो स्थल पर शुष्क वायु के कारण वायु दाब अधिक रहता है, जबकि सागरों पर अधिक नमी के कारण दाब जो होता है वो कम होता है। इसके बाद वायुदाब का दैनिक परिवर्तन। दैनिक परिवर्तन का तात्पर्य दिन और रात्रि के समय वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर हम दिन के समय बात करें तो जो दिन में स्थलीय भाग होता है वो गर्म होता है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब विकसित होगा, जबकि जलीय भाग जो होगा उसके अपेक्षा ठंडा होगा, तो वहाँ पर उच्च वायुदाब विकसित होगा। और रात में उल्टा हो जाता है, रात में जलीय भाग जो होता है वो थोड़ा स्थलीय भाग की अपेक्षा गर्म रहता है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है, और वहाँ जो स्थलीय क्षेत्र होता है वो ठंडा होने के कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। तो इस तरीके से वायुदाब जो होता है वो तापक्रम के साथ में घटता बढ़ता रहता है, यानी जितनी बार टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा उसी तरीके से वायुदाब में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वायुदाब की पेटियों के बारे में। तो हमारे ग्लोब पर जो है वो 7 वायुदाब पेटी बनती हैं, जिनके 4 प्रकार होते हैं। इनमें से उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर जो वायुदाब की पेटी हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आती हैं तापजन्य पेटियां और एक आती हैं गतिजन्य, अर्थात जो ताप पर आधारित है उन्हें तो तापजन्य रखेंगे और जो पृथ्वी की गति पर आधारित है उन्हें गतिजन्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कि हम बात करें तापजन्य पेटी के बारे में, तो सबसे पहली आती है विषुवत न्यून वायुदाब की पेटी, विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी न्यून वायुदाब की पेटी। ये पेटी बिल्कुल 0 डिग्री पर मिलेगी आपको, और ये ताप के द्वारा ही होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है। इसके बाद दूसरी पेटी इसमें आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, जो सबसे ऊपरी क्षेत्र में और ये जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो यहाँ पर वायुदाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो 2 पेटी है वो है गतिजन्य, जो पृथ्वी की गति के कारण होती है। इसमें पहली आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, जो कि दोनों ओर स्थित है, और दूसरी आती है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, जहाँ पर टेम्परेचर मायने नहीं करता, पृथ्वी की जो गति होती है वो मायने करती है। तो इस देखते हैं, सबसे पहले इसमें आता है हमारी भूमध्य रेखी न्यून वायुदाब की पेटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है, तो इसका विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। यहाँ पर पूरे वर्ष सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। ऊंचे तापमान के कारण यहाँ पर वायुदाब कैसा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तापमान और वायुमंडल का वायुदाब का विपरीत संबंध है। तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसका वेग भी सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पे जो अपकेंद्रीय बल होता है वो भी सबसे ज़्यादा बनता है। यहाँ पर जलवाष्प की भी अधिकता रहती है और वायु का घनत्व कम रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर जो हवा की गति होती है वो कम होने से जो क्षैतिजीय पवन प्रवाह है उसके कारण शांत वातावरण देखने को मिलता है, इसलिए इसे डोलडम या शांत पेटी या शांत कटिबंध भी कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में समझ सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो व्यापारिक हवाएं हैं वो चल रही हैं, और व्यापारिक हवाओं के चलने के कारण यहाँ पर जो है वो किस तरह की स्थिति बन रही है, हमारे बिल्कुल शांत स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर जो है वो कैसा दाब बनता है, कम दाब बनता है। इसका प्रभाव वायुदाब पर पड़ता है, और यहाँ पे पवनें कैसी रहती हैं, ऊर्ध्वाधर। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण कटिबंध से आने वाली व्यापारिक पवनों का मिलन या अभिसरण होता है, अतः इस मेखला को अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जहाँ तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम रहता है। इसके बाद 5 डिग्री के बाद में जो नेक्स्ट पेटी आती है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी आती है। तो ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, जैसा मैंने आपको बताया कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो इस एरिया में यानी भूमध्य रेखीय पेटी और उच्च वायुदाब की पेटी के मध्य, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के मध्य व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ये व्यापारिक हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय पेटी की तरफ चलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, पवनों का अभिसरण होता है, पवनें आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर ITCZ का निर्माण होता है। सेकंड जो
पेटी आती है वो आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ये विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होते हैं उनके मध्य में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अलावा नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं इसमें चित्र में कि जैसा ये बीच में जो ये दिखाई गई है, ये जो आपकी पेटी है ये तो कौन सी है, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। अब जो 5 डिग्री के बाद में यानी 30 से जो 35 डिग्री के बीच में ये वाली जो पेटी है जो कि सीधी सीधी लाइनों के द्वारा दिखाई गई है, ये कौन सी पेटी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ पर प्राय वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है, वायुदाब भी उच्च रहता है। यहाँ पर पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की जो गति होती है उसके कारण तापमान ऊंचा होने के बावजूद भी जो वायुदाब रहता है वो ऊंचा ही रहता है, कम नहीं होता, और हमेशा मेघरहित आकाश रहता है। इस पेटी की विशेषता क्या है कि इसमें विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं या महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे में स्थित है, अर्थात इस पेटी में विश्व के सभी जो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि तापमान और दाब का उल्टा संबंध होता है, लेकिन इस एरिया में उच्च तापमान होने के बावजूद भी वायुदाब नीचा नहीं रह करके ऊंचा ही रहता है, जिसका कारण क्या है, यहाँ पर जो है वो पृथ्वी की दैनिक गति है। इस कटिबंध में नीचे उतरती हुई वायु काफी दबाव डालती है, जिसके कारण इस क्षेत्र से जब नावें निकलती थी प्राचीन समय में तो उनमें घोड़ों को लेकर के जाते थे। उन घोड़ों को ले जाने में बड़ी ही मुश्किल होती थी, तो वहां पर उस नाव को आगे बढ़ाने के लिए इन घोड़ों को यहाँ पर ला करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इसे अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पवनें चल रही हैं, ये व्यापारिक हवाएं हैं, तो ये जो व्यापारिक हवाएं हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही हैं, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से जो निम्न वायुदाब की पेटी है भूमध्य रेखी उसकी तरफ चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी पेटी आती है वो आती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये जो पेटी है इसको समझने के लिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। 60 से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में मिलती है ये पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है ये पेटी भी जो है वो कैसी है, गतिजन्य है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर तो कम रहता है, लेकिन टेम्परेचर कम रहने के बावजूद भी यहाँ पे वायुदाब भी निम्न ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऐसा पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो इस एरिया में चलती हैं पछुआ हवाएं, जो कि ये जो ऊपर उष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है उससे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चलती है। इसके अलावा ये जो पेटी है इसमें जो ध्रुवीय पवनें हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों की पवनों से मिलती हैं और ऊपर उठती हैं। यहाँ पर जो पवनें आती हैं उनमें तापमान और आर्द्रता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर चक्रवातीय या निम्न वायुदाब की दशा मिलती है। निम्न वायुदाब के सविशरण क्षेत्र को ध्रुवीय वाताग्र भी हम कहते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारी पेटी आती है वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है, जो कि हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ पर तापमान की कमी के कारण जो है वो क्या है, वायुदाब कैसा रहता है, उच्च रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। स्थलीय भागों में दिन में न्यूनतम वायुदाब और सागरों में उच्च वायुदाब और रात्रि में इसकी विपरीत स्थिति होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, अर्थात यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं। सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण होता है वो भी न्यूनतम होता है, जिसके कारण यहाँ पे कम तापमान देखने को मिलता है। ये जो पेटी है ये अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, मतलब यहाँ से जो पवनें होती हैं वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं। निम्न तापमान होने के कारण वायु सोखड़ती है और घनत्व बढ़ जाता है, जिससे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वायुदाब के चित्र के माध्यम से समझाया, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे वायुदाब की पेटी बनती है। इनका निर्माण सूर्य की दिन की आदर्श स्थिति अर्थात विषुवत रेखा पर होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को ये स्थिति निर्मित होती है। इसी को हम वायुदाब की आदर्श स्थिति कहते हैं। तो इस तरीके से हमने वायुदाब क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट पेटियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ा। तो हमारा जो वायुदाब का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।